मरोगे या मारोगे। तो उनके परिवार वाले जो थे वो ज़्यादा डेयरिंग वाले थे, ऐसा मैं बोलता हूँ। दे वर मेंटली प्रिपेयर। उस वक्त ऐसे कुछ नहीं था, यानी कि आप जब एक बार बाहर निकले समुंदर में तो आप वापिस आओगे इसकी कोई गारंटी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वेदिका मरसकोल्ले, आपकी होस्ट, और स्वागत करती हूं आपका शैडोज ऑफ स्वराज्य पॉडकास्ट सीरीज में, जहां हम बात करने जा रहे हैं मराठा एम्पायर के उन अनसंग वॉरियर्स के बारे में जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया इस स्वराज्य के लिए, लेकिन उनका नाम कहीं भी हिस्ट्री बुक्स में इतना हाईलाइट नहीं हुआ। और इस सिलसिले में बात करने के लिए हम आ गए हैं हमारे आखिरी एपिसोड पे, जहां हम बात करने जा रहे हैं धुड़प परिवार की, जिन्होंने समंदर पर मराठा स्वराज्य का झंडा और मजबूती से लहराया। और इस एपिसोड में आज हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान राज मेमाने सर, जो एक हिस्टोरियन है, रिसर्चर है और मराठा नौसेना के ऊपर बड़ी बड़ी किताबें भी लिखी हुई हैं, और इसके लिए इन्हें बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, जैसे इतिहास रत्न पुरस्कार और इतिहास अभ्यासक पुरस्कार इत्यादि। तो सर, हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूंगी, दिस एपिसोड इज पावर्ड बाय रुस्तम राइस, मिलो चलो स्टूडियो एंड समृद्धि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। सर, शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, धुड़प परिवार कौन थे और उनका स्वराज्य से कैसे जुड़ाव था? एक्चुअली उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 1657 सन 1697 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा नेवी की, यानी कि मराठा नौसेना की नींव रखी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मराठा नेवी के लिए दिया है। आज अगर हम मराठा नेवी ऐसा सोचते भी है, जो लोग हिस्टोरियन हैं या फिर जिन्होंने मराठा हिस्ट्री के ऊपर स्टडी किया है, तो दो ही नाम मेनली आपके आंखों के सामने आएंगे। वो एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज एंड अनदर वन इज कान्होजी आंग्रे। बट देर आर लॉट्स ऑफ पीपल लाइक माइनक भंडारी है, दौलत खान है, और कान्होजी आंग्रे, उनके सुपुत्र संभाजी आंग्रे, सेखोजी आंग्रे, तुळाजी आंग्रे, ऐसे बहुत सारे लोगों ने मराठा नेवी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। बट उनके अलावा, मतलब अंग्रेज के अलावा जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है लेकिन उनके बारे में कहीं पे भी ज़्यादा लिखा नहीं गया या उनके बारे में कोई स्टडीज़ नहीं की गई, वो थे धुड़प्स। अब ये धुड़प कौन है? सो दे आर फ्रॉम जावड़ी प्रांत। जावड़ी, व्हाट इज जावड़ी? सो आपको महाबलेश्वर पता होगा, वाई महाबलेश्वर, तो उस एरिया को जावड़ी प्रांत बोलते हैं। वहाँ से नज़दीक जो एरिया है, घना जंगल है। तो ये वहाँ के जो राजा थे 12वीं शताब्दी से, जो मोरे घराना, जो मराठी में जिसे शहाण्णवकुळी मराठे बोलते हैं, हिंदी में अगर सोचा जाए तो क्षत्रिय मराठा, तो 12वीं शताब्दी से वो वहाँ के राजा थे। 17वीं शताब्दी में, बट दे वेर अगेंस्ट। 17वीं शताब्दी में जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज की नींव रखी और सब लोगों को अपनी तरफ खींचने का, कि अपनी तरफ से लड़ने का न्योता दिया, बट मोरे ने उनका अपोज किया क्योंकि वो आदिल शाही के लिए काम करते थे। तो वो जावली के चंद्रराव मोरे, और 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको डिफीट किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके जो कई सारी ब्रांचेस थी या उनके वंशज थे, वो अलग अलग ठिकाने पे जाके सेट हो गए। तो उनमें से एक ब्रांच थी, वो कोंकण में आ गई, और वो थे धुड़प। बाद में उनका नाम हो गया धुड़प, सरनेम। धुड़प इज अ सरनेम। तो और उसके बाद 18वीं शताब्दी में, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि चंद्रराव मोरे कहते हैं मराठा हिस्ट्री में, अगर उनके बारे में सोचा जाए तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये हमेशा ही स्वराज के विरोध में थे। चंद्रराव मोरे थे, लेकिन उनके जो वंशज है, अगली पीढ़ियाँ है, उन्होंने स्वराज के लिए बहुत बड़ा काम किया है। उनमें से एक थे धुड़प, और वो पहला नाम जो सामने आता है मराठा हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स में, ओरिजिनल मोडिस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स में, वो रुद्राजीराव धुड़प। वो कान्होजी आंग्रे जी थे, उनके समय पर वो सुवर्ण दुर्ग जो जजीरा है वेस्टर्न पश्चिम किनारे पे भारत के, तो वहाँ पे वो अमलदार थे। अमलदार दैट मीन्स ही वाज एन ऑफिसर मराठा नेवी में, जो कान्होजी राजा आंग्रे के अंडर काम करते थे। बाद में 1756 में पेशवाज और अंग्रेज, इनके बीच मनमुटाव हुआ, और उसमें
1756 में विजयदुर्ग पे, जो विजयदुर्ग जजीरा जो है वो इट वाज द सेंटर ऑफ मराठा नेवी। सो वहाँ पे एक वॉर हुआ जिसमें नाना साहब पेशवा ने अंग्रेज़ों की मदद ली और तुड़ाजी अंग्रेज जो थे, कान्होजी अंग्रेज के वंशज, तो उनको डिफीट कर दिया वहाँ पे, और वहाँ का जो नौसेना का जो सेंटर था वो अपने कब्जे में ले लिया। अब उसके आगे 2-3 साल के बाद उन्होंने रुद्राजीराव धुळप को सूबेदार बनाया। ही वॉज द चीफ ऑफ मराठा नेवी एट विजयदुर्ग। जाहिर है कि वो कान्होजी अंग्रेज के अंडर उनकी तालीम में तैयार हुए थे। सो उन्होंने उसी तरह से मराठा नेवी को उसी ऊंचाई तक उसी ऊंचाई पर कायम रखा। मराठों का जो पावर था, उसका दबदबा था, वो वेस्टर्न मतलब पश्चिम जो किनारा है वहाँ पे उन्होंने कायम रखा, ना कि रुद्राजीराव धुळप बल्कि उनकी अगली 3 पीढ़ियों ने रखा था। तो इस तरीके से धुळप परिवार स्वराज्य से जुड़े। तो सर मेरा इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन रहेगा कि विजयदुर्ग किला बहुत बड़ा माना जाता था, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता, तो धुळप के लिए उस किले का बड़ा गढ़ को प्राप्त करना कितना ज़्यादा मुश्किल था या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था? नहीं, धुळप was not at that war. After winning the war, Peshwas appointed him as a Subedar after 2-3 years. Okay. बट विजयदुर्ग छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त से ही, मतलब 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी की शुरुआती के 17-18 साल जब मराठा एम्पायर खत्म हुआ, क्योंकि भारत में सबसे लास्ट में जो अंग्रेजों ने जिनको हराया वो थे मराठा। तो तब तक विजयदुर्ग किला जो था जजीरा, दैट वाज द सेंटर ऑफ मराठा नेवी। अगर उसे आप ज्योग्राफी के तरीके से देखोगे, ज्योग्राफिकल आइज से, तो विजयदुर्ग से नॉर्थ की तरफ यानी सूरत की तरफ और नीचे कन्याकुमारी और कोची की तरफ, तो इसके इन दोनों के बीच में है विजयदुर्ग। सो इनकी जो कैंपेन्स थे या फिर उसे क्या बोलते हैं उसको, मतलब मुहिम थी, लश्करी मुहिम जो होती थी, तो वो एक तो सूरत तक होती थी या फिर नीचे कन्याकुमारी या कोची तक होती थी। तो उसका सेंटर जो है वो विजयदुर्ग किला था। सो दैट वाज एन इम्पोर्टेंट जजीरा ऑफ मराठा पीरियड फॉर मराठा नेवी ऑल्सो। जी, तो सर जो मराठा नौसेना थे उनके परिवार भी थे, तो उनके ऊपर क्या स्थिति होती थी, उनकी क्या स्थिति होती थी जब मराठा नौसेना को इन सब चीज़ों में आगे जाना पड़ता था? I had heard a dialogue from a movie, मराठा मरता है या मारता है, शायद आपको याद होगा। मैं बचपन में मैंने एक मूवी देखी थी नाना पाटेकर की। तो ये बात सच है, वो नौसेना हो थल सेना हो मराठा पीरियड, तो अगर वो मैदान में उतरेंगे या तो मारेंगे या मरेंगे। तो वो उसी हिसाब से उनकी मेंटालिटी है। महाराष्ट्र की मिट्टी में ही वो गुण है कि अगर आप देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, उसकी रक्षा के लिए आप उतरोगे मैदान में, तो या तो मरोगे या मारोगे। तो नौसेना का भी वैसे ही था। अगर एक एज ए थर्ड पर्सन 300 साल बाद मैं इस चीज़ को सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बंदे हैं ना बहुत डेयरिंग वाले थे, और उनसे ज़्यादा उनके परिवार वाले जो थे वो ज़्यादा डेयरिंग वाले थे, ऐसे मैं बोलता हूँ। दे वर मेंटली प्रिपेयर कि ये कैंपेन के लिए जा रहा है, ओके, तो या मुहिम के लिए जा रहा है या किसी लड़ाई के लिए जा रहा है, तो ये वापस आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं, ठीक है। तो ये सीने पे पत्थर लग के ये सब चीज़ें होती थी। सो जितना जो सोल्जर्स थे उनका कंट्रीब्यूशन है, उससे ज़्यादा मैं इन लोगों को भी ज़्यादा मानता हूँ, उनके परिवार वालों को, कि उनके पता है कि ये सब हमेशा रहने वाला नहीं है। तो जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मराठा नौसेना को जब कभी भी समंदर के मौसम में कोई भी दिक्कतें आती थी, कुछ भी मौसम और बहुत सारी तूफान, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए चुनौतियां बनकर आती थी, तो ये सब चीज़ों से मराठा नौसेना कैसे हैंडल करती थी? एक भगवान की दया से बोलो या फिर एक सौभाग्य से बोलो, वी आर हैविंग
more than 4 crore documents in Pune archives regarding Maratha period, especially 18th century and 19th century original Modi script documents. मतलब जिसको मराठा हिस्ट्री के ऊपर सीरियसली रिसर्च करना है या काम करना है तो उसे मोडी स्क्रिप्ट आनी जरूरी है. सो विजय दुर्गा के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अराउंड 40,000 डॉक्यूमेंट्स आई स्टडी. देन आई रोट अ बुक, आई थिंक यू नो दैट, मराठा नेवी द दुर्गा पेरा. तो उसमें मुझे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिले कि अगर ये लोग कैंपेन के लिए जा रहे हैं समंदर पे या फिर किसी चीज़ के लिए ये सब मराठा शिप्स जा रही है तो अगर तूफान वगैरह आता है तो वो एक्चुअली व्हाट यूज्ड टू हैपन, इट इज रिटन ऑन द डॉक्यूमेंट्स. क्या हुआ था ये लिखा है. जैसे फॉर एग्जांपल 1760 में एक नवरत्न और शंभू नाम के 2 शिप्स थे जिसे गलबत बोलते हैं. तो वो दोनों तूफान में फंस गए नियर बाय सुवर्ण दुर्ग जजीरा, उसके आसपास के समंदर पर. और 2 दिन तक उन्होंने बचाने की बहुत सी कोशिश की, बट तीसरे दिन सुबह के वक्त में वो दोनों शिप्स क्या बोलते हैं उसको, टूट गए और पूरा उस पे जो जकीरा था या फिर जो सामान था वो नीचे गया. बट जो जैसे तैसे करके जो बंदे थे वो बच गए. वो तैरते तैरते हुए सुवर्ण दुर्ग किले पे आ गए और उन्होंने ये सब हकीकत बताई. क्योंकि क्या हुआ है यू हैव टू टेल इट, और ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई है. और अनदर एग्जांपल आप अगर आप देखना चाहें तो 3rd of June 1773 एक जहाज था जो मराठा शिप, वो सूरत के पास, सूरत के नज़दीक जो समंदर है वहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आया. तो वहाँ पे हुआ ऐसे कि तूफान आने के वक्त उसका समंदर का पानी जो शिप के अंदर आता है उसकी वजह से उनका जो चूल्हा था, बड़ा ऑब्वियस, वो जब मुहिम के लिए जाते थे समंदर पे वो 2-2 3-3 महीने रहते थे समंदर पे. तो उनका चूल्हा चौका ये सब चीज़ें रहती थी वहाँ पे. तो वो चूल्हा जो था वो बुझ गया था अभी, और पूरी जो उसके जो सामान था वो पूरा गीला हो चुका था. सो उन्हें 2 दिन फास्ट कंपलसरी न चाहते हुए भी उनका फास्ट हो गया. और तीसरे दिन फिर वो तूफान थमा, फिर वो नज़दीक के किनारे पे गए और वहाँ से जो किनारे पे जंगल था वहाँ से लकड़ी वगैरह तोड़ के लाके फिर वहाँ पे अगेन ये कर दिया. ऐसे ही एक मराठा शिप था, बट इट वाज नॉट अ वॉर शिप. वो सामान का जो आवक जावक रहता है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहता है, तो वो एक साउथ की तरफ जा रहा था मराठा शिप. तो एक बहुत बड़ा तूफान आया. तो उससे बचने के लिए उनको खाने तक का वक्त नहीं मिला. तो उन्होंने उस पे जो सामान लदा हुआ था जिसमें खजूर थे, खाने का ये सब ड्राई फ्रूट्स, तो फिर 2 दिन उन्होंने वही खाया. नाउ दे हैव रिटन इनटू द डॉक्यूमेंट्स कि दैट्स व्हाई यहाँ पे इतने कम है. सो इतने माइक्रो लेवल पे मराठा हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स में यू गेट टू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स. तो देख सकते हैं हम इससे कि वो चुनौतियों से तो डरते बहुत. नहीं थे. एक चीज मैं और ऐड करना चाहूँगा वो ये कि नाउ वी 21st सेंचुरी में वी हैव मॉडर्न टेक्निक्स. हमें पता चलता है वेदर रिपोर्ट से कल 2 दिन बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है, बंगाल में तूफान आया तो महाराष्ट्र में बारिश हो रही है. ये सब वी गेट टू नो बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स जो हमारे आजकल है. बट उस वक्त ऐसे कुछ नहीं था. यानी कि आप जब एक बार बाहर निकले समुंदर में तो आप वापिस आओगे इसकी कोई गारंटी. पर वो इतने डिटरमाइंड थे कि हाँ, उन्होंने वो कर दिखाया. they were prepared, mentally prepared. तो सर इसी के साथ मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि धुरप परिवार में से कौन से एक ऐसे शख्सियत है, एक तो नहीं होंगे, बहुत सारे थे, बट किसी एक शख्सियत के बारे में आप कोई अनकही कहानी उनकी बताना चाहेंगे तो प्लीज शेयर कीजिए. एक के बारे में नहीं, बट 2-3 मैं बता दूंगा. रुद्राजीराव धुरप ने एक स्पेशली कैन आई स्पीक अबाउट देयर वॉर्स. यस ऑफ कोर्स. सो आई हैव अ डॉक्यूमेंट्स कि ऑडियंस को ये दिखाना चाहूँगा. ये 300 साल पुराना डॉक्यूमेंट है, 1761 का है. It's in Modi script documents. Modi is an ancient script. You can say it's a running script of Marathi language. So ये 1761-62 में एक लड़ाई हुई थी. वो अगेंस्ट इनके वलंदेज यानी कि डच, उनके अगेंस्ट एक लड़ाई हुई थी. उसका ये डॉक्यूमेंट है. इसमें पूरा इसको लीड किया था रुद्राजीराव धुरप ने. तो इसमें इतने डिटेल्स है कि 44 जंबूरा तोफ थी, उसके गोले खर्च हुए. ओके.
जो नॉर्मल तोप के गोले थे वो 1684 हुए थे, और जो बंदूक की गोलियां थी वो 10,654 इतनी खर्च हुई थी। और कौन से जो शिप्स थे इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो ये बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी रुद्रजिरा और धुरप की। और वलंदेज यानी डच जो थे उनके नेवी का बहुत बुरी तरीके से उनको डिफीट किया था। उसके बाद आते हैं इनके ही भाई जामराव धुरप, जो उनकी तो बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है, उनके बारे में कुछ लिखा भी नहीं गया। वो ये कि जो हैदर अली था टीपू सुल्तान के फादर, तो हैदर अली का उसका खुद का भी उसकी खुद की भी नेवी थी, तो उनको भी बहुत बार डिफीट किया, 2-3 बार इन्होंने डिफीट किया है। सो ये था आनंदराव धुरप। और सबसे एक बहुत बड़ी लड़ाई मराठा नौसेना के धुरप के ईरान, वैसे तो बहुत हुई थी, जिन्हें फिरंगी गोवेकर, डॉक्यूमेंट्स में ये जो नाम आते हैं, फिरंगी गोवेकर यानी कि पोर्तुगीज, गोवा उनके पास था, फरासीस यानी कि फ्रेंच, देन टोपीकर यानी कि अंग्रेज, नंतर चाचे मतलब पायरेट्स, समंदर के ऊपर जो पायरेट्स होते हैं वो। सो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ, उनकी फौज के साथ इन्होंने बहुत बड़ी अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी। उनमें से एक यादगार जो है वो 1782 में आनंदराव धुरप ने एक ब्रिटिश नेवी का एक बहुत बड़ी सेना, मतलब ब्रिटिश आर्मी के जो लोग थे उसमें जनरल था, ब्रिटिश कर्नल था, कप्तान था, वो सब हैदर अली से जो ट्रीटी हुई थी कर्नाटक में, तो उसमें अंग्रेजों के पास बहुत बड़ा उसका जो एरिया था वो अंग्रेजों के पास चला गया था। तो वहाँ पे उसको कैप्चर करने के लिए वो लोग नौसेना के थ्रू जा रहे, मतलब उनकी नौसेना लेकर जा रहे थे। सो आनंदराव धुरप का उनसे सामना हुआ, उनको बुरी तरह से पछाड़ा, उनके पूरा जो जखीरा भी अपने कस्टडी में लिया, और उसके साथ अंग्रेजों का जो जनरल था, कप्तान था, कर्नल था, और उनके बहुत सारे जो सोल्जर्स थे, उन सबको अरेस्ट करके विजय दुर्ग के ऊपर रखा था। और दूसरी और एक बात है जो मैं आई वुड लाइक टू मेंशन, नेवी सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं करती। सी नेवी सिर्फ, स्पेशली मराठा पीरियड का, अगर उस पीरियड के बारे में अगर डॉक्यूमेंट्स में आप देखोगे तो खजाने में, मतलब जो राज्य का खजाना होता है स्वराज का, उसमें दैट वाज द इनकम सोर्स। ये जो शिवाजी महाराज ने नेवी की जो नींव रखी थी वो इसलिए नहीं कि खाली लड़ाइयाँ करनी है, तो उस वहाँ से इनकम सोर्स भी बहुत बड़ा था, जैसे कि 2 से 2.5 लाख रुपए पर ईयर इनकम था 18th सेंचुरी, इन बिटवीन 1760 टू 1795। अभी आप सोचोगे 2-2.5 लाख कुछ भी नहीं है, बट वो टाइम पे सोना था 15 रुपए 10 ग्राम्स, 15 to 20 रुपीज फॉर 10 ग्राम्स। अभी सोचो 2-2.5 लाख में कितना आएगा सोना? 1 लाख में मेरे हिसाब से अगर आप 50 ग्राम भी ये करते हो, लगभग 5 किलो सोना 1 लाख में आएगा। सो अराउंड 12-15 किलो सोना आता था। तो अगर उसको आप मल्टीप्लाई आज के हिसाब से करो, आज कितना है 10 ग्राम्स का 1.25 लाख, तो इतना इनकम था। खर्चे भी थे डेफिनेटली, बट इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स था समुद्र जो है पश्चिम किनारा, वो इस हिसाब से कि वहाँ से उस एरिया से आने जाने का परमिट आपको मराठों से लेना पड़ता था। अगर परमिट नहीं हुआ तो वो जहाज, क्योंकि समुद्र के ऊपर ओनली वहाँ पे सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं होती, वहाँ से व्यापार भी किया जाता है अलग अलग चीज़ों का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसे करते हैं लोग, बाहर के देशों से भी आते थे जहाज। सो दे हैड टू पे फॉर दैट एक सर्टन, उसे अगर कोई देता नहीं था बंदा तो उसे बेकोली जहाज बोलते थे उस जहाज को। बेकोली मतलब परवाना नहीं लिया है इसने, परमिट नहीं लिया है, तो उसका पूरा माल ही जब्त हो जाता था और उसको फाइन होता था वो अलग से। और अगर कोई बंदा परमिट लेता है तो उसके सर्टन अमाउंट ही हैज टू पे टू मराठा गवर्नमेंट, एंड जो माल है उसके ऊपर कितना पर 1000 kg पे सर्टन अमाउंट भी वो भी चार्ज की जाती थी, और उसके बदले उसको प्रोटेक्शन दिया जाता था।
और ये सिर्फ मराठास नहीं करते, सभी करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ मराठा कर रहे हैं, तो सभी लोग यही करते हैं। सर, सैनिकों की जो आस्थाएं थी वो कैसे मदद करती थी उनको नौसेना में? एक्चुअली हिस्ट्री, अगर हम लोग हिस्ट्री ऐसा बोलते भी है, कोई भी हिस्ट्री हो रिगार्डिंग, मतलब इंडिया में कोई भी, अगर आप नॉर्थ की तरफ जाए, साउथ है, तो हिस्ट्री, अगर ये शब्द भी अगर हम बोलते हैं तो हमारे सामने क्या आता है, एक वॉर चल रहा है, राजा रानी ऐसे काइंड ऑफ, बट हिस्ट्री सिर्फ वॉर यानी कि हिस्ट्री नहीं, तो सोशल हिस्ट्री भी है, रिलीजियस है। सो ये बहुत चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंट्स में भी दिखती है। जैसे कि अगर ये लोग कैंपेन पे जाते थे, कोई तूफान आया तो उससे बचने के लिए वो अलग अलग भगवानों से मन्नत भी मांगते थे, क्योंकि बाद में आने के बाद हाँ हमने ये मन्नत मांगी इसलिए हम लोग बच गए। हमने ट्राई तो किया ही है उससे बचने के लिए तूफान से, बट हमने मन्नत भी मांगी थी। सो ये चीज़ें बहुत सी होती थी। या फिर कैंपेन के लिए जब निकलते थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, संभाजी अंग्रेज जो थे, तुळाजी अंग्रेज, माफ कीजिए, कान्होजी अंग्रेजी के सुपुत्र, तो उनकी समाधि वहाँ पे है, विजय दुर्ग किले के नज़दीक है। रामेश्वर गिरे, उसके बाजू में, विजय दुर्ग किले के बाजू में एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है गिरये। तो गिरये पे, वहाँ पे एक शिवजी का मंदिर है, उसका नाम है रामेश्वर। इट्स अ फेमस एंड एंशिएंट प्लेस। और उसी के बाजू में संभाजी अंग्रेजी की समाधि भी है। तो जब ये कैंपेन पे निकलते थे मराठा नौसेना, धुलप एरा में, धुलप के टाइम्स पे, तो वहाँ पे नारियल रखते थे, क्योंकि हमें कैंपेन सक्सेसफुल हो जाए, बहुत सारी इनकम भी मिल जाए। तो ये प्रथा थी वहाँ पे। रामेश्वर को मन्नत मांगी जाती थी। मुझे तो एक याद है, एक बार धुलप निकले थे इसका कैंपेन के लिए, तो उन्होंने रामेश्वर से पूछा। कैसे पूछा? तो आपको पता होगा कि बहुत से लोग ऐसा दावा करते हैं कि उनके शरीर में भगवान आते हैं और बोलते हैं, तो वो टाइम पे भी वो था। इट्स अ पार्ट ऑफ सोशल हिस्ट्री, डोंट टेक इट अदरवाइज। तो उसका जो पुजारी था, उसके शरीर में वो भगवान ने आके कहा कि आप वेस्ट की अंदर की तरफ जाओ, समंदर में ज़्यादा अंदर जाओ, थोड़ा डीपली जाओ। तो गए, बट कुछ खास इनकम नहीं हुई, सो वापस आए। तो बोले जहाँ तक गए से वहाँ से अंदर और एक कुछ किलोमीटर, अभी मैं किलोमीटर वर्ड यूज़ करूँ, उसके लिए अलग वर्ड है, तो उसके अंदर जाओ, आपको अच्छी प्राप्ति होगी। और तो उन्होंने मन्नत की, अगर अच्छी प्राप्ति होगी तो मैं अराउंड 100 kg शक्कर आपको अर्पण करूँगा। सो और वो गए और उनको एक अच्छी प्राप्ति भी हुई, मतलब उनको अच्छी इनकम भी हुई, और उन्होंने वो कंप्लीट भी कर दिया। सो इट वाज लाइक दैट ओनली। उसके अलावा कुछ सोशल हिस्ट्री से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि ब्लैक मैजिक वगैरह। तो एक बार आनंदराव धुलप, ही वाज अबाउट टू गो फॉर कैंपेन, और जिस दिन जाने वाले थे उस दिन सुबह उठ के देखते हैं तो जितने भी शिप्स थे, उस सभी शिप्स के अगले हिस्से के नीचे ज़मीन में एक मुर्गी, एंड जो ब्लैक मैजिक में यूजुअली चीज़ें यूज़ की जाती है, वो सब वहाँ पे ज़मीन में गाड़ा हुआ मिला था। सो दे ऑल वर स्केयर्ड एंड दे वेंट टू द रामेश्वरा टेम्पल। वो पुजारी से पूछा क्या हुआ है, तो बोले somebody wants आपको कि आपको सक्सेस ना मिले, ऐसे कोई बंदा चाहता है। तो फिर उसने उसके ऊपर गए, ये ठीक है, बट ये हर, मतलब ये चीज़ें कैसी है कि विश्वास हर एक का अलग अलग है इसके ऊपर। दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती थी, इस तरह से वो चलता था पूरा रूटीन उनका। जी सर, मेरा अगला सवाल ऐसा रहेगा कि जहाज़ों की मरम्मत कैसे होती? दैट वाज द बिगेस्ट थिंग, और क्या बोलते हैं उसको, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम था। जहाज जब कैंपेन से वापिस आते थे 2-2, 3-3 महीने के बाद, एक तो जहाज पूरे वक्त पानी में रहता है, राइट, तो पानी की वजह से वो उसकी जो लकड़ी से बनता है, तो वो सड़ने की प्रोसेस भी फास्ट होती थी, क्योंकि खारा पानी है। तो इसीलिए कटहल का जो पेड़ रहता है ना, उसकी लकड़ी से, या फिर आम की लकड़ी से, आम का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी से जहाज मोस्टली बनाए जाते थे, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक, कंपेयर टू अदर जो लकड़ी है उससे ज़्यादा वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक सर्विस देता है।
सो बट उनका मेंटेन करना भी, पूरे जहाज को मेंटेन करना, इट वाज नॉट इजी। सो जब भी वो कैंपेन से वापस आते थे तो वहाँ पे जो डॉक था, अभी विजय दुर्ग के बाजू में गिरे जो गांव है, वहाँ पे कान्होजी अंग्रेजी के वक्त से वहाँ पे एक डॉक है, उसको गोदी बोलते हैं, मराठी में गोदी बोलते हैं। सो वहाँ पे गोदी में लिया जाता था जहाज और उसका मेंटेनेंस किया जाता। फॉर एग्जांपल, जहाज को अंदर से और बाहर से क्रूड ऑयल रहता है ना, जैसे कच्चा तेल बोलते हैं, तो उसका ये करते थे, उसे लगाया जाता था, क्योंकि पानी ज़्यादा देर तक उसके ऊपर अफेक्ट ना कर सके इसलिए। और छोटी छोटी चीज़ें बहुत, एक पुली रहती थी, पुली से वो बहुत सी चीज़ें रहती थी, उसको मेंटेन करते थे। या फिर इसके क्या बोलते हैं, वाइट कलर के लिए वो लोग चूना जो रहता है ना जी, वो तेल के ऊपर से मारते थे, या फिर उसके ऊपर मिक्स करके वो मारते थे। तो ऐसी बहुत सी बारीक सी बहुत सी चीज़ें, तो मैंने इट्स उसके ऊपर मैंने पूरा अलग से ये भी लिखा है, चैप्टर ही लिखा है कि हाउ दे यूज्ड टू मेंटेन अ शिप। इसी के साथ मेरा अगला सवाल वही होगा कि आपने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, तो आपके एक्सपीरियंस से ये जो अनसंग वॉरियर्स है या ध्रुव परिवार है, इनको इतना महत्व क्यों नहीं दिया गया है, या इनका महत्व कितना ज्यादा है हमारे पीढ़ी के लिए बताइए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, अभी की पीढ़ी के लिए बताइए। महत्व दिया नहीं गया ऐसे नहीं बोलूँगा मैं, उसके वजह ये कह सकते हैं हम लोग कि उन पर स्टडी ही नहीं हुआ। सी व्हाट आई सेड, थोड़ी देर पहले मैंने ही कहा था कि 4 करोड़ डॉक्यूमेंट्स है, उसमें से फ्यू लैक्स आर पब्लिश्ड। अभी भी बहुत से करोड़, कम से कम 3 करोड़ तो रहेंगे जिसके ऊपर स्टडी होना बाकी है। सो लकीली आई वाज वर्किंग ऑन फोर्ट्स, मेरा एक्चुअली सब्जेक्ट था फोर्ट्स के ऊपर मैं काम कर रहा था, तो मैंने विजय दुर्ग फोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स देखे, तो ये दिस वाज कोइंसिडेंस कि मेरे सामने ये सब मराठा नेवी के डॉक्यूमेंट्स आ गए और उससे मुझे पता चला। सो आई रोट अ बुक। हाँ, बट ये चीज़ सही है कि अभी बहुत स्टडी बाकी है, बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को उनकी मालूमात में ही नहीं है कि ऐसे हुआ है। धुड़प, आनंदराव धुड़प ही वॉज नोन। जब मैं हिस्ट्री फील्ड में आया था तब तक ये पुस्तक लिखने से पहले सभी हिस्टोरियंस को ये मालूम था आनंदराव धुड़प करके कोई बंदा था, हु वाज अपॉइंटेड बाय द पेशवाज। बट रुद्राजीराव धुड़प से लेके 3 पीढ़ियों ने इतनी सेवा की है, ये स्टडी ही नहीं हुआ था। सो है ऐसी चीजें। तो सर आगे की पीढ़ी को इन सब से क्या सीख मिलती है? आगे की पीढ़ियों को ये सीखना चाहिए कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जब मैं हिस्ट्री में देखता हूँ झांक के, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये लोग ना करियर ओरिएंटेड भी थे। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो आए, वॉर किए और चले गए। इट्स नॉट लाइक दैट, इतना ईजी नहीं है। बट अच्छी तरीके से अपना काम मन लगा के करो, अपने देश के लिए लड़ो, देश हित में लड़ो, स्वराज के लिए लड़ो, और उसके साथ अपना करियर भी देखो। जी, तो इसी के साथ दोस्तों हमें पता चलता है कि धुड़प परिवार की कहानी कितनी प्रेरणादायी थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था सिर्फ और सिर्फ स्वराज्य के लिए। धन्यवाद सर, आपने हमें वक्त दिया और आपने हमारे डीप इंसाइट्स बताई और एक हिडन कहानियां बताई अबाउट धुड़प परिवार। और दोस्तों इसी के साथ ये सीरीज हम यही समाप्त करते हैं, और आपने यहाँ तक सफ़र पे हमारा साथ दिया उसके लिए धन्यवाद। हमारे सारे गेस्ट का धन्यवाद, उन्होंने हमारा पूरा का पूरा समय दिया और उनके डीप इंसाइट्स बताए। और ये एपिसोड पॉसिबल बनाने के लिए हमारा स्पेशल थैंक्स रहेगा रुस्तम राइस, मिलो चलो स्टूडियो और समृद्धि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का। जय भवानी, जय शिवराया।